हेलो बच्चों, आईआईटी जेईई मैथ्स एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सभी बच्चे बहुत अच्छे से होंगे। सभी की जेईई एडवांस की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी और साथ में आप रैंकर प्रैक्टिस सीरीज को बहुत अच्छे से सॉल्व कर रहे होंगे, मतलब बहुत ही रिग्रेसिवली मेहनत कर रहे होंगे। ठीक है, अगर आज आज जो डे 27 का आपका जो टास्क है वो क्या है, डीपीपी नंबर 27 है। इट मीन कि अगर आप यहाँ तक अगर आप पहुंच चुके हैं तो इट मीन कि आप 270 प्रॉब्लम्स आप लगाने वाले हो, लगा चुके होंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो 100 जेई एडवांस मैथ्स डीपीपी और आपको हर डीपीपी में 10 प्रॉब्लम्स प्रोवाइड की जा रही है। इसका पैटर्न है ना, सभी तरह की प्रॉब्लम्स ली हुई है हमने, सिंगल करेक्ट, मल्टीपल करेक्ट, पैराग्राफ एंड इंटीजर टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स है। बाद में उनका आंसर की दे रखा है, ठीक है, जैसे नॉर्मली देते हैं ना। अब नाउ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम से। बातें बिल्कुल नहीं करते हम लोग, है ना, आपको मालूम ही है। लेट क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास क्या दे रखा है, ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर बाई एफ ऑफ जेड इक्वल टू कितना, ए प्लस आयोटा बी इंटू जेड। ए और बी हमारे पास क्या पॉजिटिव नंबर्स दे रखे हैं ना, पॉजिटिव नंबर्स हैं ए और बी। दिस फंक्शन हैज द प्रॉपर्टी दैट इमेज ऑफ ईच पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एंड द ओरिजिन। ठीक है, गिवन दैट ए प्लस आयोटा बी इक्वल टू 8 है, बी स्क्वायर इक्वल टू ये लिखा हुआ है, वेयर यू एंड बी आर को प्राइम नंबर्स, देन द वैल्यू ऑफ u प्लस बी माइनस 250 एज। इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखो बच्चों, आप एक बात समझिए, अगर आप जब सवाल को फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं ना तो एकदम से क्या है, पढ़ करके कई बच्चों को क्लिक ही नहीं करता कि क्या दे रखा है। तो देखो बहुत ध्यान से समझना, जबकि बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, कहीं पर भी डिफिकल्ट नहीं है। क्या दे रखा है, ए फंक्शन एफ इज डिफाइंड ऑन द कॉम्प्लेक्स नंबर बाई एफ ऑफ जेड, ऐसे कुछ दे रखा है। दिस फंक्शन हैज द प्रॉपर्टी दैट इमेज ऑफ ईच पॉइंट। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो भाई एक्स है, अब रियल फंक्शन की बात करें तो एक्स का इमेज क्या आता है, एफ ऑफ एक्स आता है ना, ये इसकी बात कर रहे हैं। इमेज मतलब कि एक्स एक्सिस के अबाउट इमेज और वाई एक्सिस के अबाउट इमेज, मतलब वो नहीं दे रखा। ठीक है, मतलब अगर x है तो अगर इसका एलिमेंट का इमेज कितना है, एफ एक्स आएगा, मतलब ईच पॉइंट, मतलब जेड का इमेज क्या है, एफ ऑफ जेड है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन में बात करें तो मान लेते हैं कि एक पॉइंट जेड ये ले लेते हैं, इसका इमेज क्या है, एफ ऑफ जेड आया। ठीक है, तो क्या बोलना चाह रहा है, that each point in the complex plane is equidistant from the point, इमेज ऑफ ईच पॉइंट, हर पॉइंट का जो इमेज है, जैसे मान लो पॉइंट का इमेज ये आ गया, दूसरे पॉइंट का इमेज ये आ गया, इमेज ऑफ ईच पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है, इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट, मतलब इस पॉइंट से डिस्टेंस, एंड द ओरिजिन, और कहां से डिस्टेंस, ओरिजिन से डिस्टेंस। ठीक, ये वाला डिस्टेंस, मतलब एफ ऑफ जेड का अगर मान लो डिस्टेंस निकालें तो जेड से डिस्टेंस और साथ में क्या बोल रखा है, यहां से ओरिजिन से डिस्टेंस कैसा दे रखा है, बराबर दे रखा है। बात समझ में आई। इमेज ऑफ ईच पॉइंट, तो फिर से मैं आपको बता रहा हूं, इमेज ऑफ ईच पॉइंट इन द कॉम्प्लेक्स प्लेन, इमेज ऑफ ईच पॉइंट ये रहा। ठीक है, एज ये वाला पॉइंट, एज इक्व डिस्टेंस फ्रॉम दैट पॉइंट एंड फ्रॉम द ओरिजिन। मतलब क्या हुआ, इस पॉइंट का अगर मान लें बात करें तो जेड से डिस्टेंस और एफ ऑफ जेड का ओरिजिन से डिस्टेंस, यही आएगा ना मैग्नीट्यूड, है ना, मॉड। मॉड हमेशा किस बात को रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है। नाउ एफ ऑफ जेड इक्वल टू कितना दे रखा है आपके पास में, ए प्लस आयोटा बी इंटू जेड माइनस ऑफ जेड, यहाँ पे ऐसे मैग्नीट्यूड ऐसे कुछ आ गया ना, एफ ऑफ जेड, एफ ऑफ जेड का वैल्यू कितना, ए प्लस आयोटा बी इंटू जेड, कुछ ऐसे हमने लिख दिया ना। अब आप बात समझिए कि मॉड ऑफ जेड, तो यहाँ से जेड कॉमन लेंगे तो बाहर तो मॉड ऑफ जेड आ जाएगा। यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ रियल पार्ट का स्क्वायर, तो ए माइनस वन बना, उसका स्क्वायर कितना ये आ गया, प्लस में कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर आ गया, दैट इक्वल टू जेड से जेड कैंसिल हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। या फिर अभी चलो मैं ए प्लस आयोटा बी का मॉड ही रहने देता हूँ, कारण इसका वैल्यू आपको 8 गिवन है, 8 आपने यहाँ लिख दिया। ठीक है, और मॉड जेड यहाँ से आ रहा था तो मॉड जेड को हमने यहाँ कैंसिल कर देते हैं। नाउ अब आप बात को समझो, इसकी स्क्वायरिंग ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2a प्लस 1, यहाँ स्क्वायरिंग कर दिया तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा। ए प्लस आयोटा बी का मैग्नीट्यूड कितना दे रखा है, 8 दे रखा है, तो मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना है, 64 आया। तो ये 64 आ रहा है तो यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा, इट मीन कि ए का वैल्यू यहाँ से कितना है, हाफ आया। ठीक है,
ए का वैल्यू हाफ आया, पूछा क्या जा रहा है, बी स्क्वायर इक्वल टू क्या गिवन है, यू अपॉन बी गिवन है। तो यहां से आप एक बात बोल सकते हैं कि भैया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 64, बी स्क्वायर इक्वल टू अगर निकालेंगे 64 माइनस ऑफ ए स्क्वायर मतलब कितना है 1/4 आया। ठीक है ना, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ जाएगा 24, तो सॉरी 16 यहाँ से आया। ठीक है, इसको जब यहाँ मल्टीप्लाई कराएंगे कितना आ जाएगा 4 इंटू 4 तो कितना आ गया 16 आया, तो 1 यहाँ पर आ गया, 24 यहाँ से आया, 24 में हमने एक ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा 25 यहाँ से आया, 25 में से एक सेपरेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 255 अपॉन में कितना है 4 आ गया, ये आ गया हमारे पास। ठीक है, यहाँ तक की बात तो मुझे समझ में आई ना। 255 अपॉन 5 लिखा हुआ, दूसरा क्या चाह रहा है, वैल्यू ऑफ u अपॉन बी, वेयर u एंड b आर को प्राइम नंबर, तो u प्लस बी, वे u प्लस बी अगर मैं यहाँ से देखूं तो कितना आ जाएगा 259 आ जाएगा, इन दोनों का सम 259 आया, उससे 250 में सब्ट्रैक्ट कराएंगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो पहले का ऑप्शन कितना है बी आया, मतलब फर्स्ट का आंसर कितना होगा बी होगा। आई होप स्टूडेंट आपको फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके बढ़िया लगा होगा। अब आप देखो इस प्रॉब्लम को अगर समझे तो इसके बस लैंग्वेज डिफिकल्ट थी क्वेश्चन का, क्वेश्चन इज नॉट डिफिकल्ट, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है, बस लैंग्वेज डिफिकल्ट है। और आईआईटी में क्या है कि ऐसे ही पूछता है वो ना, कई बार आपको लैंग्वेज डिफिकल्ट दे दे, क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। फर्स्ट का आंसर कितना आ रहा है बी आया, एकदम सही जवाब है ना। नाउ आगे मूव करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, लेट एफ एक्स इक्वल टू, एक हमारे पास ऐसा फंक्शन दे रखा है, एक्स जब 1 से बड़ा है तो ये डेफिनेशन, एक्स जब 1 से छोटा है तो ये डेफिनेशन आ रहा है। द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ ए निकालना है फॉर विच एफ एक्स हैज लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 1। एफ एक्स का क्या है कि एक्स इक्वल टू 1 पर लोकल मिनिमा आ रहा है, मतलब अगर एक्स इक्वल टू 1 पर लोकल मिनिमा आ रहा है तो उसका इस तरह से डायग्राम होना चाहिए। ठीक है, तो लोकल मिनिमा आ रहा है तो मतलब क्या होना चाहिए कि 1 पर जो वैल्यू आएगा वो नेबरहुड के वैल्यू से कैसा आएगा, कम आएगा, ये वो ना लोकल मिनिमा बन रहा है। तो अब देखो एक पॉइंट समझो कि अगर मान लो कुछ ऐसे लिखा हुआ है और यहाँ ओपन सर्कल लगा दूं तो भी कैसा आएगा, 1 पे लोकल मिनिमा आ रहा है, आएगा ना। अगर मान लो इस वाले पॉइंट को अगर मैं एक्स इक्वल टू 1 बोल दूं या एक्स एक्सिस बोल देते हैं और या कुछ ऐसे हाइट दिखा देते हैं ना, तो एक्स इक्वल टू 1 पे अगर लोकल मिनिमा आ रहा है तो मतलब 1 के बाद तो ये डेफिनेशन आई। ठीक है, और 1 से पहले हमारे पास ये डेफिनेशन आ रही है, इट मीन की जो 1 पर वैल्यू आएगी, ठीक है, वो नेबरहुड की जो वैल्यूज होंगी, ठीक है, एफ ऑफ 1 कैसा आएगा, एफ ऑफ 1 प्लस एस से छोटा होगा, ठीक है, या फिर उसके बराबर भी हो सकता है। ठीक है, मान लो कि 1 पे वैल्यू यहाँ से है, 1 प्लस एस से वैल्यू यहाँ से आएगी ना, कुछ ऐसा बोल सकते हैं। मतलब मेनली क्या ये कंडीशन आप लगाओगे, तो एफ ऑफ 1 पे वैल्यू कितनी आ रही है, एक्स इक्वल टू 1 पे जब वैल्यू डालेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 1 यहाँ पुट कर दिया तो ये तो आ जाएगा a माइनस 1 आया। ठीक है, एफ ऑफ 1 प्लस एच पे वैल्यू जब यहाँ से निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, तो मतलब a कैसा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 8 होना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन आया। पूछने का जा रहा है नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a फॉर विच एफ एक्स हैज लोकल मिनिमा एट एक्स इक्वल टू 1। तो ये नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज कितनी आ जाएंगी, 1 से लेके 8 तक जाएंगे तो टोटल 8 पॉजिटिव वैल्यू जाएंगे ना, 1 2 3 करके ना। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, सेकंड का सी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। बहुत ही आसान प्रॉब्लम था, बस आपको यहाँ पर इक्वालिटी का ध्यान देना था ना। क्वेश्चन नंबर सेकंड का आंसर कितना सी। ठीक है, अच्छा देखो स्टूडेंट, आपको मैं बताऊं कि जब हम कंडीशंस पढ़ते हैं ना तो हम एग्जैक्टली लेस देन पढ़ रहे होते हैं, बट क्या है इक्वल टू आ सकता है ड्यू टू दिस। ठीक है, जैसे हमने क्या बात बताई आपको कि यहाँ पर तो मिनिमा आ गया, यहाँ इक्वल टू का साइन ले लिया ना, और यहाँ पर क्या सारा से छोटा आया है ना, ठीक है, इक्वल टू आ सकता है ना, पॉसिबल है। तो जब भी कभी आपको लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा की कंडीशंस अगर लिखना होता है ना, इस तरह से फंक्शंस अगर ब्रेक कर रखे दे रखा होता है तो हमेशा आप ये लिखो इक्वल टू का साइन लगाते हुए। आई होप आपको मैं अपनी बात समझा पाया है ना। नाउ अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या दे रखा है, इफ दिस इक्वल टू कितना दे रखा है, ये दे रखा है फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर देन p मस्ट लाई इन द इंटरवल, p किस इंटरवल में लाई करेगा। तो देखो बहुत ही आसान सा प्रॉब्लम है, p माइनस 1 तो यहाँ लिखा हुआ है 2p प्लस 3 यहाँ लिखा हमने, दैट इक्वल टू कितना लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा, यहाँ लिखा हुआ और प्लस 1 लिखा हुआ है। ठीक है, अब मुझे क्या है पी का रेंज निकालना है, तो ऑब्वियस बात है कि ये वाला जो टर्म है वो कहाँ लाई करना चाहिए, इसकी रेंज में। ठीक है, इसकी रेंज में लाई करना चाहिए। एक काम करते हैं, इसका रेंज निकाल लेते हैं।
तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं ना। 1 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो माइनस ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा हमने यहाँ लिखा, प्लस ऑफ 2 कॉस थीटा यहाँ लिखा, तो लिखा हुआ ऑलरेडी। एक काम करते हैं, -1 और +1 कर देते हैं। ठीक है, तो ध्यान से अगर देखें तो 3 माइनस ऑफ ये तो क्या बन जाएगा, कॉस थीटा -1 का होल स्क्वायर, ऐसे बन जाएगा। माइनस साइन यहाँ से अपने ओवरऑल से कॉमन ले लिए तो बीच में माइनस आ जाएगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आ गया भाई, ये आ गया। अब देखो, अगर इसका मुझे रेंज लिखना है तो इसका मैक्सिमम वैल्यू और इसका मिनिमम वैल्यू लिखना पड़ेगा। तो मिनिमम लिखते हैं और मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं। 3 में से मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, तो मैक्सिमम वैल्यू सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो मिनिमम चाहिए, तो मैक्सिमम होने के लिए क्या होना चाहिए, ये वाला पार्ट 0 होना चाहिए। तो कॉस थीटा 1 हो सकता है ना, हाँ हो सकता है ना। तो कितना आ जाएगा, मिनिमम वैल्यू ना, सॉरी मैक्सिमम निकाल रहे हैं, तो मैक्सिमम तो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। मैक्सिमम जब निकालेंगे तो मैं तो 3 में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, मैक्सिमम वैल्यू तो कुछ भी सब्ट्रैक्ट ना करें ना। तो हाँ, ये 0 सब्ट्रैक्ट कर दिए, मतलब इसका मतलब ये हुआ 0, मतलब कॉस थीटा का वैल्यू 1 पॉसिबल है, मतलब हाँ ये सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। तो मैक्सिमम वैल्यू तो कितना है, 3 आया। मिनिमम वैल्यू की बात करनी है, तो मिनिमम वैल्यू 3 में सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, मिनिमम चाहिए। तो सबसे बड़े से बड़ा नंबर सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, और ये बड़ा नंबर कब बन सकता है, कॉस थीटा -1 बन जाए। तो यहाँ कितना आ गया, -2 इसका स्क्वायर प्लस का 4, मतलब -1 आया मिनिमम वैल्यू, ये आ गया ना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे P मस्ट लाई इन द रेंज पूछा हुआ तो भाई P-1 अपॉन में 2P+1 की अगर बात करें, 2P+3, तो कहाँ लाई करना चाहिए भाई, 3 से तो छोटा होना चाहिए और ग्रेटर देन इक्वल टू -1 होना चाहिए, यही आना चाहिए इसका ना। ठीक है, तो अभी हमारे पास इनक्वालिटी आ गया। अब इस इनक्वालिटी को सॉल्व करने का अपने आप में एक तरीका होता है, आप लोग अच्छे ढंग से जानते होंगे कि इसको हम पहले दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। 2P+3 ग्रेटर देन इक्वल टू कैसा होना चाहिए, -1 एंड P-1 अपॉन 2P+3 लेस देन इक्वल टू कितना आना चाहिए, 3 आ जाएगा। ठीक है, यहां तक की बात हमें क्लियर हुई ना। अब आप पॉइंट समझो। पॉइंट इज कि मैंने इसको यहाँ पे एलसीएम लिया, P-1 +1 इधर आ जाएगा, तो यहाँ तो कितना बन जाएगा, 2P प्लस का 3 अपॉन में कितना आ गया, 2P+3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नहीं है ना। ना उसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 3P तो यहाँ से बना और माइनस का 2P यहाँ बना, मतलब ऊपर तो आ गया, सॉरी 3P प्लस 2P, और नीचे कितना लिखा हो, 2P+3। तो P का वैल्यू यहाँ से कितना आ रहा है, -3/2 आ रहा है। यहाँ से कितना है, -2/3 आया है। तो P जो होगा वो छोटी वैल्यू से तो छोटा होगा, तो छोटी वैल्यू कौन सी आ रही है, -3/2 आया। और जो बड़ी वैल्यू है वो कौन सा आ रहा है, -2/3 आ रहा है। इससे बड़ा होगा, और यहाँ इक्वल टू का साइन आएगा, यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं आएगा ड्यू टू डिनोमिनेटर। ठीक है, ये बात आपको मालूम चली ना। इसको अगर जब सिंप्लीफाई कराएंगे तो P-1 अपॉन में 2P+3, तो हमने यहाँ लिखा -3 लेस देन इक्वल टू 0 ना। इसका एलसीएम लेते हैं तो डायरेक्ट सिंप्लीफाई करते हैं, -6P और प्लस का P, तो कितना आ गया, -5P आया। प्लस का 3 यहाँ से कितना है, माइनस का 9, और -1 कितना आ गया, -10 आया। अपॉन में कितना आ जाएगा, ये 2P+3 आ गया लेस देन इक्वल टू 0। ठीक है, माइनस साइन यहाँ से कॉमन आके डिवाइड हो जाएगा, तो ये तो इनक्वालिटी का साइन बदल जाएगा। मतलब कि यहाँ तो हमारे पास क्या बचा, 5 को भी कॉमन लेके डिवाइड कर दिया, तो P+2 तो हमने यहाँ लिखा, अपॉन में कितना लिखा, 2P+3 यहाँ लिखा, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इतना आ गया। अब क्या है, P कैसा होना चाहिए, -2 से छोटा होना चाहिए, और -3/2 से कैसा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। यही इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, ये इसका आंसर आया, ये इसका आंसर आया। मुझे क्या चाहिए, दोनों का इंटरसेक्शन। दोनों का इंटरसेक्शन कैसे लेंगे, जितने भी सारे पॉइंट्स है नंबर लाइन पुट किया, -2 -3/2। ठीक है, एक आ रहा है -2/3। ठीक है, यही पॉइंट्स है ना। अकॉर्डिंग दैट अगर बात करें, है ना, क्या कह रहा है, P कैसा होना चाहिए, -3/2 से छोटा होना चाहिए, और या फिर 2/3 के इक्वल हो, -2/3 के, या उससे बड़ा हो। ये क्या कह रहा है, P कैसा होना चाहिए भाई, -2 से छोटा होना चाहिए और -2 के इक्वल आ सकता है, या फिर कैसा हो हमारे पास है, P -3/2 से बड़ा होना चाहिए। ये आ गया। ठीक है, और यहाँ इक्वल टू का साइन अपॉन में है ना, तो यहाँ इक्वल टू का साइन नहीं आएगा ना। ठीक है, ये आया। तो दोनों का इंटरसेक्शन लें तो एक तो ये आ रहा है हिस्सा, एक हिस्सा ये आ रहा है। फाइनल आंसर क्या होगा, P कैसा होना चाहिए, -2 से छोटा होना चाहिए, माइनस इन्फिनिटी से -2 आ गया हमारे पास में, और -2 पर फ्लो जा रहा है ना। और दूसरा कितना आ जाएगा, -2/3 से लेकर के कहा जा रहा है, हाँ यहाँ से अगर देखें तो -2/3 से लेकर, एक तो ये इंटरसेक्शन आया, मतलब एक तो ये हिस्सा आ गया, ठीक बात है।
-2 की बात करें ना, तो -2 आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, आएगा ही आएगा ना। ए ऑप्शन आ रहा है ना, ए में थोड़ा सा गड़बड़, तो पी मस्ट लाई इन द इंटरवल। हाँ, पी इस इंटरवल में तो लाई करेगा ही करेगा, मतलब ये तो बोलना चाह रहा है पी किस इंटरवल में लाई करे, इस इंटरवल में लाई करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, ए के फर्स्ट ऑप्शन सही है एकदम, इसमें लाई करेगा। ठीक है बच्चों, इसमें क्या है, थोड़ा एडिशनली एक पॉइंट 2 भी आ रहा है हमारे पास, तो ना कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थर्ड का आंसर ए आएगा। ए बिल्कुल सही जवाब है। आपको मेरी बात समझ में आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? वो पूछा जा रहा है कि पी का इंटरवल ये आया, पी का इस इंटरवल में लाई करेगा? हाँ बिल्कुल लाई करेगा। ठीक है ना, क्लियर? आपको यहाँ तक की बात तो समझ में आ गई ना? क्लियर बच्चों? नाउ आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या दे रखा है, बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है। इफ L1 L2 L3 आर द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम, ये I1 है, ये I2 एंड I3 है ना, to the circumcircle of triangle ABC where I1, I2, I3 be the x center of triangle ABC opposite to the ABC, opposite to vertex ABC, कुछ ऐसा दे रखा है। मान लो क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल ABC है, ठीक है, ये ट्राइंगल ABC है, इसके सामने एक्स सेंटर क्या होगा, I1 होगा, इसके सामने एक्स सेंटर क्या होगा, I2 होगा, और इसके सामने एक्स सेंटर क्या होगा, I3 होगा, यहां तक पूछा हुआ है। ठीक है, और लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या है हमारे पास, जैसे मान लो कि ये सर्कम सर्कल है, ये एक्स सेंटर I1 है, ठीक है, यहां से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ कराया, यहां से एक टेंजेंट ड्रॉ कराया, ठीक है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट L1 होगा, ये भी L1 ही होगा। ठीक है, तो हमसे पूछा L1 ऐसे दे रखा है, ऐसे सिमिलरली L2 सिमिलरली L3 है। देन पूछा L1 स्क्वायर अपॉन L2 स्क्वायर के बारे में पूछा हुआ है। तो देखो एक बात समझो, ये एक्स सेंटर, सॉरी ये सरकम सेंटर है, ये सरकम सर्कल है, तो यहाँ से अगर ज्वाइन कराएंगे तो ये 90 डिग्री बनेगा। ठीक बात है। ठीक, अगर मैं इसको यहाँ ज्वाइन करता हूँ, ज्वाइन कर सकते हैं, ये सरकम सेंटर O है ना। अब आपको पता है कि OI1 स्क्वायर, अगर मुझे L1 स्क्वायर लिखना है तो L1 तो कितना आ जाएगा भाई, हाइपोटेनस का स्क्वायर कितना आ जाएगा, OI1 स्क्वायर माइनस ऑफ ये कितना आ जाएगा हमारे पास, सरकम रेडियस R स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब ना एक बात आपको पता ही है कि OI1 स्क्वायर अगर मुझे लिखना है तो भैया ये कितना आता है, सरकम सेंटर का एक्स सेंटर से डिस्टेंस है ना, तो ये आता है आर स्क्वायर माइनस ऑफ 2R, ठीक है, 2R1R, और ये प्लस में आएगा ना, ये आता है ना। ठीक, बात समझे आपको, OI1 स्क्वायर। बता देखो, आपको अगर ये फॉर्मूला नहीं पता होगा ना तो पहले तो टास्क ये बन जाता है फॉर्मूला प्रूफ करना। भाई जनरली क्या है कि जब प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ते हैं ना, मैं अपनी क्लास की बात करूं तो मैं अपनी क्लास में ये सब सिखाता हूँ ना, बकायदा हम सरकम सेंटर का इन सेंटर से डिस्टेंस, ठीक है, सरकम सेंटर का ऑर्थो सेंटर से डिस्टेंस, सरकम सेंटर का इन सेंटर से डिस्टेंस, सरकम सेंटर का एक्स सेंटर से डिस्टेंस, ये सारी डिस्टेंस निकालना सीखते हैं। जैसे ये डिस्टेंस आता है आर स्क्वायर माइनस, यहाँ माइनस आता है 2R इंटू स्मॉल आर, ये डिस्टेंस आता है 8 सॉरी अंडर रूट ऑफ 1 माइनस ऑफ 8 कॉस ए कॉस बी कॉस सी, कुछ इस तरह से आता है ना। ठीक है, और यहाँ कुछ आर का मल्टीप्लाई भी आता है कुछ ना, आर इंटू कुछ ऐसे करके। ओके बच्चों, आई थिंक आपको यहाँ तक की बात तो समझ में आई है ना। ना अब देखो, आप बात समझें कि अगर मैं इसको यहाँ लिखता हूँ तो कैपिटल आर स्क्वायर तो मैंने यहाँ लिखा, और ये हमने क्या लिखा, 2 टाइम्स ऑफ आर इंटू स्मॉल R1 माइनस ऑफ आर स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो गया। मतलब L1 स्क्वायर की अगर बात करें तो कितना आ गया, 2R1 आया, 2R स्मॉल R1 आया ना। अब आपसे पूछा हुआ है कि L1 स्क्वायर, ऑप्शन ए की बात करें तो L1 स्क्वायर अपॉन में L2 स्क्वायर अगर निकालें तो भैया कितना आ जाएगा, 2R1 अपॉन में 2R2, ये से कैंसिल हो गया, और R1 अपॉन R2 हमने यहाँ कैलकुलेट कर लिया। ये आंसर आया, तो फर्स्ट का आंसर तो कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा ना। ठीक है, L1 अपॉन सी की बात करें तो सी तो होगा ही नहीं ना, थोड़ा चेंज आ रहा है, R2 R3 में आ रहा है ना, तो अपना क्या है, फोर्थ का जो आंसर आ रहा है वो ए आ रहा है। यहाँ तक की बात तो क्लियर हुई ना। अब आगे की बात करें तो जैसे पूछा L1 L2 L3 ना, अब हम ये कैलकुलेट करते हैं। तो देखो L1 स्क्वायर हमारे पास में कितना है, मैं एक काम करता हूँ, L2 स्क्वायर और एक L3 स्क्वायर, ठीक है, ये लिखा हमने, तो ये आ गया 2R1 2R2 2R3, ऐसे लिख लिया हमने। यहां से अगर ध्यान से देखें तो कितना आ जाएगा, 8R3 तो यहां से आया, और ये आ गया R1 R2 R3 आ गया। ठीक है, इन रेडियस में ऐसे कुछ आंसर आ रहा है। अब देखो मुझे आंसर चाहिए ABC और स्मॉल r में आंसर चाहिए। ठीक है, अब देखो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो कुछ बहुत सारी बातें आपको पता रहना चाहिए ना, R R1 R2 R3
बराबर कितना आता है, डेल्टा स्क्वायर आता है कि नहीं आता, बिल्कुल आता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रहना चाहिए। अब मैंने क्या काम किया, 8 r³ तो मैंने यहां लिखा हुआ है ही, r1 r2 r3 की अगर मैं वैल्यू लिखूं तो यहां से कितना लिख सकते हैं हम, डेल्टा स्क्वायर अपॉन में कितना लिख देंगे, अपॉन में हम क्या लिख सकते हैं, स्मॉल r लिख सकते हैं। ये आ गया ना। अब देखो बात को अगर समझे जाए कि हमें आंसर में क्या चाहिए, ए बी सी चाहिए, कैपिटल आर और स्मॉल आर, है ना। तो डेल्टा हटा देते हैं, तो डेल्टा का वैल्यू मैं क्या लिख सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ, अगर मुझे लिखना है तो। और भी कई सारे तरीके हो सकते हैं ना इसको मैनिपुलेट करने के। डेल्टा को मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी सी अपॉन में क्या लिख सकते हैं, 4r का होल स्क्वायर। ये आता डेल्टा है ना, इसका स्क्वायरिंग यहाँ पर है, तो ठीक है, यहाँ तक बात हमें समझ में आई ना। अब बात समझे, L1 स्क्वायर, L2 स्क्वायर और L3 स्क्वायर अगर मैं लिखूं, ठीक है, तो देखो 8 तो यहां से आ रहा है, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा हमारे पास में, 16 आ गया, 16 से यहां से कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, तो चलो 1/2 तो यहां से आया। ठीक है, पहली बात आपको ये क्लियर हुई ना। कैपिटल आर स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर तो एक आर आ जाएगा, नीचे एक स्मॉल आर आ जाएगा, और यहाँ कितना आ जाएगा, ए बी सी का होल स्क्वायर आ गया ना। आपको निकालना है L1 L2 L3, तो ये तो कितना आ जाएगा, ए बी सी इन टू में कितना आ जाएगा, आर अपॉन 2r। ये आंसर आया। क्या आपको कैलकुलेशन समझ में आई? जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया ना। बहुत ही बढ़िया बच्चों ना। ना फर्स्ट फोर्थ क्या गया, ऑप्शन बी भी अपना करेक्ट आ रहा है, तो कौन सा आंसर होगा, ए बी सी कैपिटल आर अपॉन स्मॉल 2r, सही है ना, ये आंसर आएगा। ओके बच्चों, आई होप को यहाँ तक की बात समझ में आ गई ना। क्वेश्चन नंबर 4 हमने सॉल्व कर लिया। ना मूव करें आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, है ना। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर क्या है, वो आंसर चेक करते हैं, ए और बी। फोर्थ का आंसर है ए और बी, बिल्कुल सही जवाब। नाउ अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, लेट ट्राइंगल एबीसी बी एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। ए बी इक्वल टू कितना दे रखा है, एसी दे रखा है, मतलब दो साइड्स बराबर दे रखी है, ए बी इज इक्वल टू ए सी। आगे क्या दे रखा है, इफ ए बी इज इक्वल टू इतना दे रखा है, ए सी दे रखा है, मतलब ए बी के अलोंग दिस साइड दे रखा है, ये दे रखा है 4x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 और x प्लस 4y इज इक्वल टू 7। ये आ गया। बीसी के बारे में बोल रहा है कि बीसी कहां से पास कर रहा है, 1,1 से पास कर रहा है। ठीक है, ये कहना चाह रहा है। देन आपसे वो पूछा हुआ है कि पॉसिबल इक्वेशन ऑफ बीसी, बीसी का इक्वेशन क्या होगा, है ना। अब देखो, इसको सॉल्व करने के कई सारे तरीके हो सकते हैं आपके पास में ना। एक तरीका तो मैं बताता हूँ, मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन बीसी निकालना है, तो लेट मुझे इस लाइन का स्लोप चाहिए। मान लेते हैं इस लाइन का स्लोप स्मॉल एम है, तो यहाँ से आप टेन थीटा निकालेंगे, यहाँ से टेन थीटा निकालेंगे, दोनों को बराबर कर सकते हैं। ये थीटा हो गया, यहाँ पे एंगल भी थीटा, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो दोनों साइड से अगर बराबर है तो इसके अपोजिट एंगल भी कैसे आएंगे, बराबर आएंगे। तो यहाँ से मैंने टेन थीटा निकाला, और टेन थीटा कैसे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेते हुए। तो टेन थीटा अगर मैं लिखूं तो इस लाइन का स्लोप तो कितना आ रहा है, -4 आया। इस लाइन का स्लोप कितना आ रहा है, -1/4 आया। ये है ना। टेन थीटा अगर लिखेंगे तो -4 माइनस एम अपॉन में क्या लिखेंगे, 1 प्लस -4 इंटू एम। ये आ गया ना। उसके बाद में इधर जाएंगे तो एंटी क्लॉकवाइज, तो m माइनस ऑफ -1/4 अपॉन में कितना लिखेंगे, 1 प्लस ऑफ m इंटू -1/4। ये आ जाएगा ना, 1 प्लस m1 m2। नाउ अब पॉइंट को समझो ध्यान से कि माइनस ऑफ यहाँ पे लिखा हुआ ना, चलो ऐसे रहने देते हैं, कहीं कोई समस्या नहीं ना। तो -4 माइनस ऑफ m अपॉन में कितना लिख दिया हमने, 1 माइनस ऑफ 4m। ना यहाँ से हम लिखेंगे तो 4m प्लस का 1 अपॉन में 4 माइनस ऑफ m। यहाँ तक की बात हमें समझ में आई, बिल्कुल एकदम समझ में आ गई ना। नाउ अब देखो, यहाँ से अगर माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो 4 प्लस एम और 4 माइनस एम आया, तो माइनस साइन तो कॉमन ले लिया, 16 स्क्वायर माइनस ऑफ m स्क्वायर, तो यहाँ से बना। ठीक है, अच्छा यहाँ से भी अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूँ तो 4m माइनस 1 बनेगा, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 16m स्क्वायर माइनस 1। कुछ ऐसे आ गया हमारे पास, कितना बन गया हमारे पास, 16m स्क्वायर माइनस 1 आ गया, माइनस साइन हमने कॉमन ले लिया, चलो माइनस से माइनस भी कैंसिल हो गया। ठीक है, अब देखो 16 इधर लिखा हुआ, 1 इधर लिखा हुआ, तो कितना जाएगा, 17 इधर आ जाएगा, और m स्क्वायर इधर जाएगा, तो कितना है, माइनस का m स्क्वायर, तो 17 m स्क्वायर। मतलब m स्क्वायर का अगर वैल्यू की बात करें तो 1 आया, और m का वैल्यू निकालें तो प्लस माइनस ऑफ 1 आ जाएगा। ठीक है, स्लोप कितना आ रहा है, +-1 आ रहा है।
अब क्या मुझे स्लोप 1 की लाइन लिखनी है, तो देखो बच्चों बहुत ध्यान समझना ना, जो 1,1 से पास करे स्लोप ये आ गया x प्लस वाई। अब यहाँ आप लेमडा लिखते हो तो x का वैल्यू 1 डालेंगे, y का वैल्यू 1 डालेंगे तो 2 आ गया, एक लाइन फटाफट ऐसे लिखा करो। ये L1 आया। दूसरी लाइन लिखेंगे, इसका स्लोप कितना आ रहा माइनस, इसका तो -1 वाला लिखा ना, मतलब स्लोप +1 वाला लिखना है, तो x प्लस वाई लेमडा लिखेंगे तो हमारे पास में कितना आएगा, 1,1 यहाँ पुट कराएंगे तो वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया है ना। तो ये आ गया हमारे पास L1 और L2। जो लाइन आएंगे वो कौन कौन से आएंगे, एक तो B आएगा और एक D आएगा। ठीक है। अच्छा, ये इस वाली प्रॉब्लम के बारे में अगर मैं बात करूं आप लोगों से, तो एक्चुअली ये स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, अपने प्रिपरेशंस के दौरान ऐसी प्रॉब्लम्स करते हैं ना। ठीक है, तो आपके प्रिपरेशंस को जज भी कर लिया, आपको ध्यान है कि नहीं सारी बातें। ओके बच्चों, चलो बढ़िया है ना, आगे चले अगला प्रॉब्लम चलते हैं। अब देखो जैसे इस प्रॉब्लम को आप देखते हो ना, तो आपको लगता है कि अरे यार क्या खतरनाक सा प्रॉब्लम दे रखा है ना, ये कैसे सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, बहुत आसान। ऑन दिस इलिप्स, एक इलिप्स दे रखा है, टेंजेंट ड्रॉन एट द पॉइंट P1 P2 P3 Pn ऑन द इलिप्स इंटरसेक्ट द मेजर एक्सिस एट पॉइंट T1 T2 T3 अप टू Tn रेस्पेक्टिवली। ठीक है, ऐसे कुछ डायग्राम अगर मैं बनाऊं, ऐसे कुछ दे रखा है, ये पॉइंट है, और यहां से मान लेते हैं कि यहाँ कोई भी एक पॉइंट लिया, ये ऐसे टेंजेंट गया तो मान लो T1 पॉइंट पे कट कर रहा है, ऐसे दूसरी टेंजेंट जाएगा मान लो P2 पॉइंट पे टच कर रहा है, मतलब PI TI मान लेता हूं मैं तो इन जनरल। यहां तक आई बात समझ में, ठीक है ना। आगे क्या बोलना चाह रहा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल PITI एस हमारे पास एक फोकस दे रखा है ना, एस एंड एस डैश रिप्रेजेंट द फोकस। तो मान लो एक फोकस ये आ गया, एक तो हमारे पास ये ट्राइंगल बना, और दूसरा क्या बोल रहा है PITI और एस डैश, और ये PITI और एस डैश, ये वाला ट्राइंगल बना ना। इन दोनों का जो एरिया का प्रोडक्ट है अपॉन में PITI का स्क्वायर बराबर 18 दे रखा है, देन n इज इक्वल टू, तो ये पूछा हुआ है। देखना है, बहुत ही आसान सवाल बनता है, बहुत आसान सवाल बनता है। इस बात को आप ऐसे समझिए। कलर थोड़ा सा चेंज करते हैं, इस लाइन को मैंने आगे बढ़ा दिया। अच्छा, इस ट्राइंगल का मुझे एरिया लिखना है, मान लेते हैं कि इसका एरिया A1 है। अगर आपको A1 लिखना है एरिया, तो कैसे लिखोगे, हाफ बेस इन, बेस कितना आ जाएगा PITI आ जाएगा, इनटू में हाइट कितना आएगा इस फोकस से इस पे परपेंडिकुलर, तो ये मान लेते हैं N1 आ रहा है, इंटू S1 N1 या SN मान लेते हैं ना। ठीक है, ये आ गया। सिमिलरली अगर आप दूसरा वाला जब एरिया लिखेंगे A2, इस वाले ट्राइंगल का एरिया लिखेंगे, तो हाफ ऑफ बेस लेंथ कितना आ जाएगा PITI आ जाएगा, इनटू हाइट, यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये आ जाएगा S डैश N डैश मान लेते हैं इस पॉइंट को। ठीक है, ये आ गया। अब देखो आप पॉइंट समझो, आपको इन दोनों एरिया का प्रोडक्ट ही चाहिए, तो A1 इंटू A2 हमने यहाँ निकाला, तो 1/4 तो यहाँ से आ गया, PITI का होल स्क्वायर बनेगा, तो उसको चलो मैं यहाँ लेके आ गया PITI का होल स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ क्या बना SN इंटू एस डैश एन डैश। अच्छा, आपको पता है कि इसका जो प्रोडक्ट ऑफ लेंथ आता है वो कितना आता है, हमारे पास B स्क्वायर आता है। जिन बच्चों को एक्चुअली ये फॉर्मूला पता होगा ना, उनके लिए प्रॉब्लम बड़ी आसान हो गई। B²/4 हमारे पास ये फॉर्मूला आ गया। नाउ अब देखो बात समझो, n का वैल्यू कहां से कहां जा रहा है, 1 से लेकर के n तक जा रहा है, तो मतलब फाइनली ये तो क्या कांस्टेंट लिखा हुआ है ना। मतलब अगर मैं बात समझाऊं तो ये तो B²/4 तो अपना बाहर ही निकाल दो। ठीक है, यहाँ पे जब पुट कराएंगे B²/4, अब 1 को मैं कहते हैं n टाइम्स जोड़ रहा हूं, तो n यहाँ पर जोड़ दिया, दैट इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, B स्क्वायर का वैल्यू लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो B स्क्वायर का वैल्यू सॉरी 9 आ जाएगा, 9 B स्क्वायर का वैल्यू 9 यहाँ लिखा, 9 से एक्चुअली कटेगा 2 टाइम्स, और इधर से 4 को इधर मल्टीप्लाई किया तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। क्या आंसर आएगा हमारे पास, 6 का ऑप्शन आएगा B, मतलब 8 आंसर आएगा इसका। अच्छा, अगर देखो अपने जब आपने सॉल्व करने बैठे तो आपको लगा यार ये बड़ा आसान सवाल है, बहुत ही आसान सवाल है, नो डाउट ये बहुत ही आसान सवाल है। ठीक, बस आपको लैंग्वेज में नहीं फंसना है। आगे क्या देखा, इफ द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय टेंजेंट एट द एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ द एलिप्स इज। अच्छा, अब ये तो बहुत ही स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, जो मैं हमेशा क्लास बच्चों को याद भी कराता हूँ कि भैया अगर यहाँ पे एंड पॉइंट्स ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के अगर पॉइंट्स आपने टेंजेंट ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है, तो जैसे क्वाड्रिलेटरल बनेगा, तो ये क्वाड्रिलेटरल का जो एरिया आता है वो एरिया कितना आता है, ये एरिया आएगा 2a² आता है ना, ये इसका आंसर है। बाकी तो आप कैलकुलेशंस कर सकते हैं ना, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कैसे आएगा ये भी बहुत आसान बात है, A, B² इस पे टेंजेंट लिख दो, यहाँ से एरिया निकालना 4 टाइम्स कर देना इसका ना,
आंसर आ जाएगा ना ये। ठीक है, ये तो आपको डायरेक्ट याद ही रखना चाहिए ना। ठीक है, ओके बच्चों ना, आई होप आपको ये दोनों प्रॉब्लम भी समझ में आई ना, जो बहुत ही सही प्रॉब्लम थी, आसान थी, बस लैंग्वेज पर ही निर्भर करता था इस बात को ना, कि आपको लैंग्वेज समझ में आ रही कि नहीं आ रही। नाउ अब चलते हैं हम आगे प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है और अच्छा प्रॉब्लम है, आई लाइक इट। ए और बी हमारे पास टू सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे सच दैट ए क्या है, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, एंड बी क्या है, सेट ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर सेटिस्फाइंग दिस कंडीशन, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय जॉइनिंग पॉइंट लाइन ए इंटरसेक्शन बी। ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है, ए इंटरसेक्शन बी है ना। अब देखो पॉइंट को समझिए आप लोग। पॉइंट क्या है कि अगर मैं सेट ए की बात करें तो सेट ए में क्या आ रहा है, मॉड ऑफ जेड क्यू तो यहां लिखा हुआ है, टू टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ जेड स्क्वायर हमने यहां लिखा, थ्री आयोटा मैंने यहां से कॉमन ले लिया, मॉड ऑफ जेड माइनस ऑफ टू दैट इक्वल टू कितना है, जीरो आया। ठीक है, यहां से अगर मैं बात करता हूं मॉड ऑफ जेड स्क्वायर, तो मॉड ऑफ जेड माइनस टू हमने यहां लिखा, प्लस थ्री आयोटा यहां लिखा, मॉड ऑफ जेड माइनस टू बराबर जीरो। अब देखो ध्यान से अगर देखें तो मॉड ऑफ जेड माइनस टू बराबर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर प्लस थ्री आयोटा बराबर जीरो आया। तो यहां से तो हमारे पास में क्या निकल के आ गया, मॉड ऑफ जेड का वैल्यू टू होगा या फिर मॉड ऑफ जेड स्क्वायर बराबर माइनस थ्री आयोटा होगा। ये तो संभव ही नहीं है, इट मीन कि मॉड जेड का वैल्यू कितना आ रहा है, टू आएगा। एक बात तो आपको ये समझ में आई। ठीक है ना, अब हम बात करते हैं सेट बी के बारे में। तो देखो बहुत ध्यान समझना, तो सेट बी क्या लिखा हुआ है, जेड स्क्वायर माइनस फोर प्लस साइन जेड स्क्वायर प्लस फोर लेस देन इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ जेड। ये सेट बी लिखा हुआ है। अब आप क्या कराओगे, जेड का वैल्यू देखो यहाँ से सर्कल आ गया लोकस, यहां से जब आप लोकस निकालेंगे ना, जेड का वैल्यू एक्स प्लस आयोटा वाई डालते हो, पूरा जब सिंप्लीफाई कराओगे यू विल रियलाइज वेल कैलकुलेशंस लेंथी हो जा रहा है ना, कैलकुलेशंस बिकम लेंथी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, नाउ थिंक दैट यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये फाइंड आउट करना है, मतलब उसका जो एरिया यहां से बन रहा होगा इंटरसेक्शन बी से, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दैट इंक्लोज्ड एरिया, आपको फाइंड आउट करना है। अंडर दिस कंडीशंस निकालना मतलब दोनों का कॉमन पार्ट चाहिए। तो क्यों ना मैं एक काम करूं कि भाई मॉड जेड बराबर टू आ रहा है तो फिर इंटरसेक्शन है तो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो भाई इट्स सेटिस्फाई, क्योंकि दोनों का कॉमन पार्ट चाहिए, तो मॉड जेड टू होना चाहिए एंड ये कंडीशन होनी चाहिए, तो दोनों का इंटरसेक्शन, इट मीन कि मॉड जेड इसको सेटिस्फाई करेगा। नाउ तो मैंने एक काम क्या किया, यहां से जेड कॉमन लिया, तो यहाँ मॉड ऑफ जेड बना। ठीक है, तो यहाँ कितना होना है, जेड माइनस ऑफ फोर अपॉन जेड प्लस साइन, ओवरऑल से कॉमन आ जाएगा, तो जेड प्लस यहां से आ जाएगा फोर अपॉन जेड। ठीक है, दैट इज लेस देन इक्वल टू फोर टाइम्स ऑफ मॉड जेड यहाँ लिखा हुआ है, मॉड जेड से मॉड जेड कैंसिल हो गया। नाउ अब इस बात को अगर आप समझें कि मॉड ऑफ जेड स्क्वायर बराबर फोर है, तो जेड इंटू जेड बार बराबर फोर। ठीक है, अब देखो यहां से फोर अपॉन जेड, जेड को मैं क्या लिख सकता हूँ, जेड बार लिख सकते हैं। तो यहां से एक बात समझ में आएगी, जेड माइनस ऑफ जेड बार प्लस ऑफ जेड बार लेस देन इक्वल टू कितना आएगा, फोर आ जाएगा। यहां तक की बात हमें क्लियर हुई। नाउ अब जेड माइनस जेड बार की बात करें तो कितना आ जाएगा, टू आयोटा वाई आ जाएगा। तो टू मॉड ऑफ वाई हमने यहाँ लिखा, टू मॉड ऑफ एक्स हमने यहां से लिखा, लेस देन इक्वल टू फोर आया ना। अब पॉइंट इज दैट कि मॉड एक्स प्लस मॉड वाई लेस देन इक्वल टू कितना आ गया, टू आ गया। अच्छा अगर इतना आ गया तो इसको तो आप बहुत आसानी से लिख सकते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, एक्स प्लस वाई इक्वल टू टू, ये आ गया, ऐसे इधर का एरिया बनेगा, ऐसे इधर का एरिया बनेगा और ऐसे ही ये वाला एरिया बनेगा। इस पार्ट का अगर मैं एरिया लिखूं तो हाफ बेस इंटू हाइट ऐसे लिख सकते हैं, टू से टू कैंसिल हो गया, टू यहां पर आ गया, इसका फोर टाइम्स कर दिया तो कितना आ जाएगा एरिया, रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा 8। ये अपना आंसर आ गया। क्लियर बच्चों, आई होप आपको ये बात समझ में आई और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करके मजा भी आ गया होगा ना। बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम था ना, कहीं भी कोई इसमें समस्या नहीं थी। ठीक बच्चों, क्या आंसर देखा, 8 दे रखा है ना, इसका आंसर चेक करते हैं, 8 8 बिल्कुल सही है ना। नाउ आगे चलते हैं, नेक्स्ट प्रॉब्लम क्वेश्चन नंबर 9 है ना। क्वेश्चन नंबर 9 को देखना, बहुत ही आसान प्रॉब्लम, अच्छा प्रॉब्लम है। इफ इतना देखा है, इसका इंटीग्रेशन ये दे रखा है, देन वैल्यू ऑफ पी इंटू क्यू, मतलब पहले इंटीग्रेशन निकाल लेते हैं और कंपैरिजन से पी इंटू क्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखो हमारे पास में क्या दे रखा है, आई बराबर
जीरो टू हाफ तो यहाँ दे दिया टेन इनवर्स, ठीक है, और 1/2 यहाँ लिखा हुआ और साथ में ऐसे ब्रैकेट में टर्म लिखा हुआ है। तो देखो एक काम करते हैं, इसका एलसीएम लेते हैं। तो ऊपर तो आएगा 1+x, फिर यहाँ से आ जाएगा -x, तो ऊपर तो 1 आ गया, ठीक है। नीचे की अगर मैं बात करूं तो ये कितना आ जाएगा, x² प्लस का x आ गया, ठीक है, और dx। यहाँ तक की बात क्लियर हुई, कहीं कोई समस्या नहीं है ना। अब देखो इसको जब इंटीग्रेट करना है तो वही नीचे वाले पार्ट को कुछ सब्स्टिट्यूट करना चाहिए ना, टी वगैरह में कुछ ना, तभी हम आगे ऐसे मैनेज कर पाएंगे। तो मैंने क्या किया, जीरो टू हाफ तो मैंने यहाँ लिखा, ठीक है, टेन इनवर्स हमने ये लिखा, नाउ 1 अपॉन में हमने ये लिख दिया 4x² प्लस का 4x, ऐसे कुछ लिखा, बात ठीक है। अच्छा एक और काम करते हैं, +1 और -1 भी मैं यही कर देता हूं, ठीक है। नाउ अंडरस्टैंड दैट पॉइंट, दैट इज क्या लिखा हुआ है, 2x + 1 का होल स्क्वायर, सही बात है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ dx लिखा हुआ है। तो लेट, मैंने एक काम क्या किया, लेट, तो ये 2x + 1 को मैंने क्या मान लिया, सेक थीटा मान लेते हैं, क्योंकि क्या बनेगा, sec² थीटा -1 है ना, ठीक बात है। तो यहां से अगर मैं बात करूं तो x dx का वैल्यू कितना आ जाएगा, sec थीटा d थीटा, सॉरी sec थीटा tan थीटा d थीटा अपॉन में कितना आ गया, 2 आ गया, ठीक है, ये आया। ना लिमिट की अगर बात करें, x का वैल्यू जब 0 लिखा तो थीटा का cos थीटा कितना आ गया, 0 आ गया, cos थीटा 0 आया तो थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा, π/2 आएगा ना, cos थीटा अगर 0 आ रहा है तो, ठीक है। सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, x का वैल्यू जब 0 लिखा, sec थीटा 1 आ रहा है, तो मतलब थीटा बराबर 0 आया ना। नाउ x का वैल्यू मैंने हाफ रखा, तो यहाँ कितना आया, sec थीटा का वैल्यू 2 आया, cos थीटा का वैल्यू हाफ आया, मतलब थीटा बराबर कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया, मतलब π/3 आया, ठीक है, ये बात समझ में आई मुझे। नाउ उसके बाद पॉइंट इज दैट कि tan इनवर्स ऑफ, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ तक हम सॉल्व करते हुए पहुंचे, तो इसको हमने क्या लिख दिया, sec² थीटा लिखा, ठीक है। sec² थीटा -1 करेंगे तो कितना बन जाएगा, tan² थीटा, सॉरी sec² थीटा -1 कितना बनेगा, tan² थीटा, उसका स्क्वायर रूट लेंगे tan थीटा, 1 अपॉन में जाएंगे तो कितना आ जाएगा, cot थीटा आ जाएगा, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। नाउ dx का अगर मैं वैल्यू लिखूं तो dx का वैल्यू कितना आ जाएगा, sec थीटा tan थीटा अपॉन में कितना है, 2 आया, और दैट इज कितना आ जाएगा, d थीटा आ जाएगा। नाउ अब पॉइंट समझो आप आगे, i इज इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास, ये दे रखा है 0 to π/3, ठीक है। इसको मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकते हैं, π/2 माइनस ऑफ cot इनवर्स ऑफ cot थीटा, ठीक है, ऐसे लिखा जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। नाउ sec थीटा tan थीटा बाई 2 हमने लिखा, और दैट इज d थीटा, यहां तक ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, थीटा लिख सकते हैं, है ना। नाउ अब पॉइंट ये है आगे का, i बराबर तो हमने ये आ गया 0 to π/3, है ना, π/2, और यहाँ थीटा आया, चलो sec थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो π/4 तो हमने यहाँ लिखा, sec थीटा और tan थीटा यहाँ लिखा, ठीक बात है। यहाँ तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, थीटा आ गया, तो बाई हाफ तो चलो मैंने बाहर निकाल दिया, 0 to π/2 हमने यहाँ लिखा, थीटा यहाँ आया, और ये कितना आ गया, sec थीटा और tan थीटा d थीटा आया। बात समझ गए, कलर थोड़ा चेंज करते हैं, काफी टाइम से ही कलर चल रहा है ना, यहाँ भी d थीटा लिखा हुआ है। अब देखो बात समझो, 0 π/4 तो आपने बाहर ले लिया, sec थीटा tan थीटा का इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, sec थीटा, ये sec थीटा रखा, 0 to कितना हो गया, π/3 यहाँ से है, माइनस ऑफ हाफ, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आई। नाउ अब देखो इस वाले पार्ट को अगर देखेंगे तो कैसे इंटीग्रेट करना पड़ेगा, बाई पार्ट्स की हेल्प से, फर्स्ट फंक्शन और एक सेकंड फंक्शन, ठीक है। तो थीटा को तो आपने बाहर निकाला, इसका इंटीग्रेशन कितना आ जाएगा, sec थीटा, ये आ गया, ठीक है। फर्स्ट को बाहर निकाला, सेकंड को इंटीग्रेट किया, इतना आ गया। नाउ लिमिट की बात करें तो कितना आ जाएगा, 0 to π/2, ऐसा कुछ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं ना। नाउ माइनस साइन, सॉरी π/2 कहाँ जा रहा है, लिमिट π/3 है ना ये तो, सॉरी सॉरी π/3 है ना, ये मुझे कैसे मालूम चल गया, π/2 पे तो इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड आने लग गया था ना, यहाँ π/3 है, ठीक है। उसके बाद हमने जिसको बाहर निकाला उसको डिफरेंशिएट कराएंगे तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और जो इंटीग्रेशन यहाँ आया उसको मैं यहाँ लिख दूंगा, sec थीटा d थीटा, और थीटा बराबर कितना आ रहा है, 0 से लेकर के π/3 आ रहा है,
ठीक है, ऐसे कुछ आया ना। अ पॉइंट इज दैट, अब आगे सिंप्लीफाई कैसे कराएंगे ना, आगे हम सॉल्व कराएंगे आई इज इक्वल टू पाई बाई फोर, तो हमने यहाँ लिखा हुआ है। अब इसको पुट कराएंगे सेक पाई बाई थ्री, सेक 60 आ गया, सेक 60 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यहाँ से -1 जीरो है ना, ये आ गया जीरो, जब पुट कराएंगे तो -1 आ जाएगा। हाफ हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है ना, ब्रैकेट में गए, थीटा का वैल्यू हमने पाई अपॉन थ्री पुट किया, तो पाई अपॉन थ्री यहाँ से आया, कॉस सेक 60 कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, माइनस ऑफ यहाँ से जीरो आ जाएगा, बात ठीक है। माइनस माइनस प्लस कर देते हैं ना, प्लस साइन, इस माइनस को अंदर ले गए और हाफ को भी अंदर ले गए। ठीक है, सेक थीटा का इंटीग्रेशन कितना आएगा, सेक थीटा का इंटीग्रेशन आ जाएगा लॉग ऑफ सेक एक्स प्लस टेन एक्स है ना, लॉग ऑफ सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये आएगा मॉड ऑफ दिस, और यहाँ आ जाएगा 0 टू पाई बाई थ्री। ठीक है, बहुत ही ध्यान से कैलकुलेशन करना है ना, मैनली कैलकुलेशन गड़बड़ कर देना, यहाँ से कोई गड़बड़ होनी नहीं चाहिए ना, केवल मेरे से भी हो जाती है। यहाँ से तो कितना आ गया, चलो पाई बाई फोर आ गया ना, यहाँ से कितना आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस ऑफ कितना आ गया, पाई बाई थ्री आया। ठीक है, प्लस साइन ऑफ, हाफ हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है लॉग ऑफ, अगर हम इसकी बात करें 60 कितना बन जाएगा, 2 बन जाएगा, टेन 60 कितना बनेगा, √3 बनेगा, तो 2 प्लस √3, तो ये आया माइनस साइन ऑफ लॉग ऑफ सेक जीरो, सेक जीरो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1, टेन जीरो कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, लॉग वन कितना आ जाएगा, जीरो हो जाएगा। अल्टीमेटली मतलब कहने वाली बात ये है। अब देखो पॉइंट ये है, इसको जब हम सिंप्लीफाई कराएंगे तो माइनस का पाई अपॉन 12, तो यहां से आया, प्लस साइन ऑफ हाफ यहां से आया, लॉग ऑफ हमारे पास कितना आ गया, 2 प्लस √3, इसका मोड आ रहा है तो पॉजिटिव रहेगा ना, ये अपना आंसर आ रहा है ना अल्टीमेटली। ठीक है, माइनस पाई अपॉन 12 और 1/2 लॉग ऑफ 2 प्लस √3 ना, ऐसे कुछ दे रखा है, कैलकुलेशन सारी सही होनी चाहिए। तो माइनस पाई अपॉन 12 भी दिख रहा है कुछ कुछ है ना, और पी एल एन √3 है ना, ये तो पी मान लेते हैं, कुछ इस तरह का उसने दे रखा है, ये तो हमारा पी हो गया, और ये अपने पास में क्या आ जाएगा, क्यू हो जाएगा। पी कितना दिया उसने, हाफ ही दिया है ना, पी हाफ आ रहा है ना, क्यू इतना आ रहा है ना। ओके, तो ये तो हमारे पास में P बन रहा है अकॉर्डिंग द प्रॉब्लम, ये Q बन रहा है, और P इंटू क्यू हमसे पूछा हुआ है, तो हाफ तो यहाँ से आया, Q हमारे पास कितना आ रहा है, 12 आ रहा है, सिंप्लीफाई कराएंगे 6 आएगा, ये 6 आंसर आएगा इसका ना, क्या आंसर आएगा इसका, 6 पी क्यू, P इंटू क्यू कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। बहुत ही ईजी सवाल है, बस कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होना चाहिए, आप लोगों से तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 6, नाइन्थ का 6 एकदम सही आंसर है। ठीक बच्चों, आई होप आपको यहाँ तक की बात क्लियर होगी ना। नाउ अब आगे मूव करते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 ना, ये बहुत ही बढ़िया प्रॉब्लम है, बहुत ही बढ़िया, आई लाइक इट, मुझे मजा आया इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके ना। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है, ए और बी हमारे पास दो स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखे हैं सच दैट ए स्क्वायर का वैल्यू बी ए है, साथ में देखा ए बी पावर 10 के वैल्यू ये आ रहा है, और देन के माइनस 1020 एच, इसका वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है ना। नाउ अब समझो बात को ध्यान से, आपको ए बी पावर 10 निकालना है, तो देखो पहले तो ए बी पावर 10 का मीनिंग क्या है, भाई ये ना ए बी को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, डॉट 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 ए बी को 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया गया है, दिस इज द मीनिंग ऑफ ए बी पावर 10 ना। अब देखो आपको ए बी पावर 10 निकालना है, तो एक्चुअली क्या है ना, कुछ सिस्टमेटिक जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए, पहले आप ए बी का स्क्वायर निकालो, ए बी का अगर मैं स्क्वायर निकालता हूं तो कितना आएगा, ए बी इंटू ए बी, यही आएगा। नाउ अब पॉइंट दैट बी ए को मैं क्या लिख सकता हूं, बी ए को हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर बी, ठीक है, और यहां कितना आ जाएगा, ए बी, सॉरी बी ए को लिख दिया, यहां बी बच गया, इतना है, मतलब अल्टीमेटली देखें तो कितना ए क्यू इंटू बी स्क्वायर आया, ए बी स्क्वायर तो हमारे पास क्या है, यहाँ पावर 3 आ रहा है ना। ठीक है, अच्छा मुझे अगर ए बी क्यू अगर मैं लिखने की कोशिश करूं कि भाई ए बी क्यू क्या बनेगा, ए बी क्यू को आप क्या लिख सकते हो, ए बी इंटू ए बी इंटू ए बी, ठीक है, यहां तक की बात तो समझ में आई। अब देखो फिर से इन दोनों के जोड़े बनाते हैं, ऐसे कोई जोड़े बनाए हमने, ए, ये बी ए लिखा हुआ है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है ना, बी ए को तो मैं क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर बी लिख सकते हैं, तो फिर यहां से हमने ए स्क्वायर बी लिखा, और बी हमारे पास यहां लिखा हुआ है, ठीक है ना। अल्टीमेट पॉइंट इज दैट ये कितना लिखा हुआ, ए क्यू, ठीक है, यहां से देखो हमारे पास में क्या आ जाएगा, एक बी ए आ जाएगा, और एक, मतलब इसको मैं ऐसे लिख लेता हूं, बी
ए स्क्वायर और यहां से कितना आ गया बी स्क्वायर आया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। ठीक है ना, अब देखो बी ए है ना, चलो ठीक है ना, एक काम करते हैं इसको सिस्टमेटिकली सॉल्व करते हैं, यहां तक अपना है ना। ना ए क्यू तो हमने यहाँ लिखा हुआ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ बी ए लिख सकते हैं, और इसको ए इंटू बी स्क्वायर ऐसे कुछ लिखा हुआ, और बी ए को मैं क्या लिख दूंगा ए स्क्वायर बी लिख सकते हैं। अब देखो ए स्क्वायर यहां से लिखा तो ये तो ए पावर 5 बना, ठीक है, और ये फिर से बी ए बना, बी ए को मैं क्या लिख दूंगा ए स्क्वायर बी, तो ए पावर 5 यहां से बनेगा और ए स्क्वायर यहां से है ए पावर 7, ठीक है, और यहां से कितना आ जाएगा बी क्यूब आ गया। अब देखो अल्टीमेटली मुद्दे वाली बात पता क्या रहती है बच्चों, ए बी हमारे पास शुरू में था, यहां से आप लेके चलो ए पावर 1 आ रहा है, ए पावर 3 आ रहा है, ए पावर 7 आ रहा है। ठीक है, अब ए पावर 4 की और बात कर लेते हैं, सॉरी ए बी पावर 4, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो इसे मैं ऐसे लिख सकता हूं ए बी इंटू ए बी इंटू ए बी इंटू ए बी, ऐसे लिख सकते हैं, बिल्कुल ऐसे लिखा जा सकता है ना। नाउ अब देखो आप पॉइंट को समझिए, अब आगे सिंप्लीफाई कैसे कराएंगे। देखो आप एक बात पॉइंट समझोगे, तो ए बी क्यू लिखा हुआ है ना, ए बी क्यू का वैल्यू मैं क्या लिख देता हूं ए पावर 7 बी क्यू लिख दिया, और यहां से कितना आ रहा है ए बी आ रहा है। ठीक है, अब देखो ये 3 बार टूटेगा है ना, मतलब 3 बार टूटेगा इन द सेंस कि अब आप इससे समझिए, ए बी क्यू का होल की वैल्यू हमने क्या लिख दिया ए लिख दिया पूरा ना, यहाँ ए बी लिखा हुआ है ना। पॉइंट इज दैट, अब आप समझो बात को ध्यान से, ए 7 तो मैंने यहां लिखा, ठीक है। नाउ अब इसको देखो बी स्क्वायर तो मैंने यहां लिखा, अब यहां से एक बी ए आएगा, बी ए को मैं क्या लिख सकता हूं ए स्क्वायर बी, और इंटू में बी यहां लिखा हुआ है, ठीक है, कहीं कोई समस्या नहीं है। ठीक, ए पावर 7 तो यहां से आया, बात सही है ना। अब देखो बी ए स्क्वायर आ रहा है, तो यहां से मैंने एक बी बाहर निकाला, बी इंटू ए ऐसे लिखा, और इसको मैंने क्या लिखा बी स्क्वायर लिखा। बहुत ध्यान समझना ना, बहुत पेशेंसफुली बता रहे हैं ना, ए पावर 7। अब देखो बी ए को आई कैन राइट ए स्क्वायर बी, ए गिवन है, ठीक है, और इस बी ए को मैं क्या लिख सकता हूं ए स्क्वायर बी, मतलब कि बी तो यहां लिखा हुआ है, और ये कितना बन जाएगा ए पावर 4, और ये बी स्क्वायर कितना बन जाएगा बी क्यू बन गया। ठीक है, यहां तक की बात मुझे समझ में आई है ना। अब देखो पॉइंट समझो, यहां से फिर बी ए आ रहा है ना, ए पावर 7 यहां से है, अब बी ए, और ये इंटू ए 3 बार लिख दिया, और बी क्यू, ठीक है। बी ए को मैं क्या लिख दूंगा ए स्क्वायर बी लिखेंगे, इस बी ए को मैं क्या लिखूंगा ए स्क्वायर बी लिखूंगा, और इस बी ए को मैं क्या लिखूंगा भैया ए स्क्वायर बी लिखेंगे, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, तो ए पावर 6 यहां से आ गया, ठीक है। ए पावर 7 यहां लिखा हुआ, कितना ए पावर 13 आया, ए पावर 13 यहां से आया, और बी पावर में कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, मतलब ये आया। अल्टीमेटली तो काम की बात क्या थी कि भैया 1 3 7 13 ये एक एपी चल रही है, अगर इस तरह की अगर एपी चल रही है तो इस एपी का मुझे nth टर्म या 10th टर्म लिखना है। अल्टीमेटली पॉइंट ये है, तो भैया 1 3 7 13, अगर मान लो इस तरह की एपी है और इसका आपको nth टर्म लिखना है, तो nth टर्म tn मानते हैं, सम s मानते हैं आप लोग, और एक टर्म शिफ्ट करके लिखा 1 3 7 13, क्यों लिखा देखो मुझे समझाता हूं आपको। इन दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 4 आ रहा है, इन दोनों का डिफरेंस 6 आ रहा है, एपी आ रहा है ना, सक्सेसिव टर्म का डिफरेंस एपी आ रहा है। आपको मालूम है कि इस तरह की सीरीज का सम कैसे निकालते हैं, काइंड ऑफ दिस प्रोसेस है ना, इस तरह से निकालते हैं। यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा, डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर nth टर्म आ जाएगा है ना, n टर्म्स आ गए है ना, और यहाँ माइनस tn आ गया। ठीक है, तो tn को तो मैं इस साइड ले गया ना, 1 प्लस ना 2 प्लस 4 प्लस 6 डॉट 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 n टर्म्स यहाँ तक लिखा हुआ है। ठीक है, एक टर्म को छोड़ देते हैं, तो भैया ये टर्म हमारे पास कितनी टर्म्स लिखी हुई है n माइनस 1 टर्म्स लिखी हुई है। ठीक है, अब देखो यहां से हमने क्या किया, tn तो यहां लिखा हुआ है, 1 यहां पर आया, 2 यहां से कॉमन आ रहा है,
तो 1+2+3 अप टू कितना है, n-1 टर्म्स आया। नाउ अब इस पॉइंट को समझे तो 1+2 इंटू n-1 इंटू n अपॉन में 2 आया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, n² - n+1 अल्टीमेटली देखो ये आया। n टर्म कितना है, ये आया n² - n+1। ठीक है, n=1 सेटिस्फाई कर रहा है, n=2 पुट कराएंगे तो 4 5 3 है ना, सही है। n टर्म हमारे पास में ये आया और बट यू हैव टू फाइंड, द ab⁻10, मतलब ab⁻10 में अगर जब जाएंगे तो यहाँ पर कौन सा टर्म आ रहा होगा ना, तो हमें 10th टर्म निकालना है अल्टीमेटली। तो 10th टर्म कितना बनेगा, 100 का स्क्वायर सॉरी, ये 10th टर्म नहीं पूछ रहा है वो आपसे सॉरी सॉरी, एक सेकंड देखते हैं। AB4 में यहाँ कितना आ रहा है, 13 आ रहा है ना, ऐसे AB5 में यहाँ पर कुछ और टर्म आएगा ना। ठीक है, तो हमसे क्या ab⁻10 पूछा हुआ है, तो यहाँ a के बनेगा, हाँ मतलब 10th टर्म ही पूछा हुआ ना, तो 10² यहाँ से आया, -10 यहाँ से आया, +1 यहाँ से आया, ये तो कितना आ जाएगा, बहुत ही कम नंबर आ रहा है ना बात तो ठीक है, 13 यहाँ तक आ गया। ए और बी इतना आया, के पूछा हुआ है हमसे 1020। कुछ गलती कर रहे हैं क्या बच्चों हम लोग, कुछ गलती तो हो रही है ना, सॉरी एक सेकंड, एक गलती हो गई हमसे ना, एक गलती हो गई। गलती क्या रही है, इसको सोल्व किया तो a⁻7 तो यहाँ तक आ गया था, b² आ गया था, इसको b² a² लिखा था, तो b भी a यहाँ लिखा। इस वाले पॉइंट को देख रहे हैं एक बार है ना, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ है तो इस वाले पॉइंट को चेक कर रहे हैं ना। ए बी क्यू को चलो अपने a⁻7 b⁻3 लिख दिया, a इंटू बी यहाँ से लिख दिया, तो a⁻7 को अलग लिखा हमने और b को बाहर लिखा और यहाँ से ऐसे टर्म लिखा ना, सॉरी किसी टर्म हमने एक्स्ट्रा ही लिख रखा है ना, बी क्यू तो यहाँ पर आ रहा है, ए यहाँ पर आ रहा है, बी ए यहाँ पर आया ना, सॉरी यहाँ से कहीं गड़बड़ किया है ना, एक सेकंड बच्चों एक सेकंड एक बार इसको क्रॉस चेक करते हैं। a7 यहाँ तक हमने लिख दिया, ठीक है, तो b² यहाँ पर लिख दिया, एक बी ए का टर्म हमने यहाँ दे दिया ना, रुको 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 रुको, यहाँ बी लिख रखा है ना, बी लिख ही देते हैं एक बार, बी यहाँ लिखते हैं। चलो इस बी को तो हमने बाहर निकाल दिया, बी ए यहाँ पर लिख दिया, तो a² भी यहाँ पर आ गया और ये b² आ गया, एकदम सही है ना, पहली बात तो है ना। a⁻7 यहाँ लिखा हुआ है b² और इसको हमने लिखा बी बी ए लिखा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, और यहाँ से b² बन गया, यहाँ तक भी सही है। ठीक है, अब बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, a² b लिख सकते हैं, यहाँ तक भी बात ठीक थी, कलर चेंज करते हुए चेक करते हैं ना। a² b हमने यहाँ से लिखा और एक a का टर्म a² b यहाँ लिखा हुआ और बी ए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, a² तो बी ए यहाँ से बना और बी ए, और इस बी ए को हमने कितना लिख दिया, सॉरी है ना, यहाँ से मैं पॉइंट समझता हूँ एक बार है ना, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को, a⁻7 तो हमने यहाँ लिखा, ठीक है, बी का टर्म हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है, बी ए को मैं क्या लिखूंगा, a² b लिखेंगे, बी ए को a² b लिखा और एक a का टर्म यहाँ लिखा हुआ है और एक b² यहाँ लिखा है। ठीक है, नाउ पॉइंट इज दैट इस बी ए को मैं क्या लिख दूंगा, a² लिखा। ठीक है, a⁻7 की बात करें तो b तो यहाँ लिखा हुआ है, a² तो ये कितना बन जाएगा, a⁻4 यहाँ से बन जाएगा और दैट इज bq बन जाएगा। ठीक है, a⁻7 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, b a a a a हमने 4 बार लिखा,
इस बी ए को मैं लिखूंगा तो ए बी स्क्वायर लिखा हमने, बी ए का वैल्यू कितना आ रहा है, ए बी स्क्वायर आ रहा था, ठीक है ना। अब जब इसको यहां से सिंप्लीफाई कराओगे ना, सॉरी कितना आ रहा है बी ए का वैल्यू, ए स्क्वायर बाई बी आ रहा है, ए स्क्वायर बी आ रहा है, सॉरी है ना, सॉरी बच्चों, ओहो, ए स्क्वायर बी तो हमने यहाँ लिखा, इस बी ए को मैं लिखूंगा ए स्क्वायर बी, इस बी ए को लिखूंगा मैं ए स्क्वायर बी, और इस बी ए को लिखूंगा ए स्क्वायर बी। तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर कितना बार आया, 4 बार आया, मतलब 8 हो गया ना, या 15 बनेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो, मैं आपको, खैर मैं तो समझ ही गया था क्योंकि 15 आएगा यहाँ पर। कारण क्या है कि ये दो सीरीज ना क्लास में करवाते हैं, ये एपी बन रहा है तो दूसरा वाला जो 15 अगर यहाँ लिखेंगे तो जीपी बनेगा नीचे वाला ना। तो मतलब क्या है, मुझे इस सीरीज का टर्म निकालना है, ठीक है। यहाँ 137 है, 15 आ रहा है, तो अब देखो मुझे क्या करना होगा, यहाँ 7 तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कराओ तो 8 आएगा, और ये जीपी बनेगा, है ना। ध्यान से देखो तो जीपी बन रहा है कि नहीं बन रहा है, जीपी बन रहा है ना। मतलब क्या करता हूँ मैं, इस वाले पार्ट को इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये इरेज कर दिया हमने ताकि फिर से साफ साफ लिख पाए। ओके, नाउ अब देखो, जीरो तो यहाँ लिखा हुआ है 1 प्लस टू रेस कॉम्बिनेशन कितना आ रहा है, एन टर्म्स आ रहा है, तो भाई जीपी लिखा है, जीपी का सम कितना आ जाएगा, फर्स्ट टर्म तो 1 आ गया, नंबर ऑफ टर्म्स टू पावर एन माइनस वन, टू माइनस वन, माइनस ऑफ टी एन, तो टी एन इज इक्वल टू कितना होना, टू पावर एन माइनस वन, ये आया, ठीक है। और nth टर्म, 10th टर्म आपको लिखना है, तो कितना बन जाएगा, टू पावर 10 माइनस वन, 1024 में से एक गया तो 1023, और 1023 में से 1020 सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो कितना जाएगा, 3 आंसर आएगा इसका ना, आंसर इज 3, इसका वैल्यू कितना आ रहा है 1023, ये आंसर है। क्लियर बच्चों, 10th का ये आंसर आएगा ना। तो कौन सा ऑप्शन दे रखा है, 10th का क्या आंसर दे रखा है, 10th का 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, बिल्कुल सही जवाब है ना, 3 आ रहा है। ठीक बच्चों, आई होप आपको ये वाली डीपीपी नंबर 27 भी आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो गया। नाउ अब देखो, आप पॉइंट समझिए कि डीपीपी को एक बार क्विक रिवीजन बता देते हैं ना, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स बढ़िया थी। जैसे कि मैं बात करूं कि भाई ये प्रॉब्लम बहुत बढ़िया, ये प्रॉब्लम भी बढ़िया थी, ये प्रॉब्लम, तीनों प्रॉब्लम्स अल्टीमेट प्रॉब्लम थी। ये जो पैराग्राफ है ये अल्टीमेट पैराग्राफ था, मतलब पहला वाला क्वेश्चन तो अल्टीमेट था, बहुत ही आसान, ठीक है, बट लैंग्वेज डिफिकल्ट। तो इस वाले पैराग्राफ में क्या लैंग्वेज पे फोकस कर लिया गया हमने, एक ये लैंग्वेज वाली प्रॉब्लम्स थी ना थोड़ी सी, ठीक है। ये वाला प्रॉब्लम भी बहुत ही अच्छा था, ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये भी कॉमन प्रॉब्लम है। यहाँ पर इक्वल टू का ध्यान देने वाली बात है ना, जिसमें मैं फोकस भी कर रहा था। और इस वाली प्रॉब्लम में क्या लैंग्वेज डिफिकल्ट थी, बाकी प्रॉब्लम बहुत आसान था। आई होप बच्चों आपको ये वाली प्रॉब्लम बहुत ढंग से समझ में आ चुकी है, मतलब ये डीपीपी अच्छे ढंग से आपको समझ में आ गया है। क्लियर बच्चों, ओके, चलो यही अलविदा लेते हैं आप लोगों से। ओके बच्चों, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, अपना खूब मेहनत करो, है ना। ओके, बाय बाय।